हाँ जी, नमस्कार मित्रों। एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मित्रों इतिहास के दूसरे सेशन लेकर आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। इससे पहले का आपने पार्ट देखा होगा मित्रों, कुछ प्रॉब्लम आपको आई है उसके अंदर, थोड़ा ब्राइटनेस का स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा दिक्कत आई है मित्रों। इसमें मित्रों वो जो आगे का सेशन लिया था हमने, इसमें 8 से 12 मिनट तक का जो है उसमें थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा, इसके बाद में अच्छा आपको दिखाई देगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ध्यान रखेंगे मित्रों, किसी प्रकार की आपको वॉइस में या क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, हम सुधारने का कोशिश करेंगे मित्रों। देखिएगा, आज हम अलाउद्दीन और हमारे रणथंभौर के वीर हमीरदेव चौहान के बारे में हम देख रहे थे। आज पार्ट 2 में सेशन दूसरे में हम उसको क्लियर करेंगे मित्रों, ठीक है। देखिएगा, बात करेंगे मित्रों अपन यहाँ बात करें मित्रों, यह हमारा राजस्थान है और यहां पर ये दिल्ली है मित्रों। देखिएगा, दिल्ली, यहां पर हमारा पड़ता है रणथंभौर। देखिएगा, बात करें मित्रों अपने यहाँ पे रणथंभौर में हमारे हमीरदेव चौहान, और यहां पर कौन बैठा हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में बहुत सारी बातें मैं बता चुका था। आज सीधा अपन देखेंगे मित्रों, अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान। देखिएगा, इस अभियान के प्रमुख कारण की बात करें अपन यहाँ पे, प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 कारण मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी है मित्रों, वो उत्तर से दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। तो नंबर 1 अपन देखेंगे कि साम्राज्य का विस्तार। नंबर 2 नंबर की बात करें मित्रों, तो अलाउद्दीन खिलजी को पूरे राजपूताना क्षेत्र को जीतना था, दक्षिणी भारत को जीतना था उसको। तो उसको एक ऐसा सेफ स्थान की तलाश थी कि जहां से बैठ करके वो दक्षिणी भारत का अभियान कर सके। और जो उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक रणथंभौर का था हमीर, तो अगर जो वो हमीर को अपने पक्ष में कर लेगा, हमीर पर जीत लेगा हमीर को, तो उसको बाकी राजा को जीतने में आसानी रहेगी। ये कारण एक तो था। इसलिए बात करें अपन यहाँ पे कि रणथंभौर की सामरिक स्थिति। दूसरी बात बताऊं मित्रों मैं आपको, तो यहां पर क्या होता था कि इनकी जो सेनाएं इधर गुजरात और दक्षिण भारत जाती थी मित्रों, तो उनको यहां से गुजरना पड़ता था। और जब यहां से गुजरना पड़ता था, यह उनका जो व्यापारिक मार्ग था उनके बीच में पड़ता था। इसलिए रणथंभौर का भी अपने आप में एक व्यापारिक महत्व था मित्रों। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी उसको अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना चाह रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखूंगा कि रणथंभौर व्यापारिक मार्ग मालवा व गुजरात के बीच में स्थित था। मालवा व गुजरात के बीच स्थित था। क्लियर मित्रों? ये हो गई 3 बातें हमारी। एक और बात थी मित्रों कि इस जलालुद्दीन का चाचा था, अलाउद्दीन का चाचा था, जिसका नाम था जलालुद्दीन। इस जलालुद्दीन ने 2 बार रणथंभौर पर चढ़ाई की थी और दोनों बार इसको मित्रों पराजित किया था। किसने पराजित किया था? हमीर ने। तो ये अपना खोया हुआ स्वाभिमान पुनः, खिलजी वंश का खोया हुआ स्वाभिमान पाना चाहता है। कौन पाना चाहता है? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा का बदला लेना चाहता है। इसलिए बात करें अपन यहाँ पे, एक ये भी कारण था कि जलालुद्दीन को 2 बार पराजित किया। किसने किया था मित्रों? हमीरदेव चौहान।
1290 में और 1292 में 2 बार उसको पराजित किया था। क्लियर मित्रों? आगे नंबर 5 की बात करें कि उत्तरी भारत के आसपास के जितने भी शासक थे मित्रों, वो सभी अलाउद्दीन को टैक्स दे रहे थे और हमीर को टैक्स नहीं दे रहा था। तो इसलिए बात करें कि हमीर द्वारा टैक्स न देना, युद्ध का कारण क्या था? हमीर द्वारा टैक्स नहीं देना। इसके बाद बात करें तो नंबर 6 की बात करें तो तात्कालिक कारण मैंने आपको बताया था कि हमारे आगे वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, अगर जो आपने नहीं पढ़ा हो मित्रों, पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो उससे आगे अलाउद्दीन वर्सेस हमीर देव का पार्ट फर्स्ट को एक बार आप देख लीजिएगा। क्लियर? देखिएगा। बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो तीसरी अपने छठी बात जो तात्कालिक कारण बनती है, और तात्कालिक कारण के रूप में हमने हमीर काव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर हट कहता है कि दोनों ग्रंथ कहते हैं कि मंगोलों के जो सेनापति था मोहम्मद शाह और कहबरू और 2-3 और व्यक्ति थे, ऐसे टोटल 4 मंगोलों को शरण दी थी, जो किसके विद्रोही थे? अलाउद्दीन खिलजी की। क्लियर मित्रों? तो बात करें अपन यहाँ पे कि मंगोलों या एके के विद्रोहियों को हमीर द्वारा शरण देना। देखिएगा मित्रों, शरण देना, ये हमारा लास्ट कौन सा कारण है मित्रों? तात्कालिक कारण है, जो बाद में युद्ध का क्या बनता है? कारण। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान देख रहे हैं मित्रों अपन, और अब हम दोनों के बीच की बात करेंगे यहाँ पे। तो आगे देखिए मित्रों अपन यहाँ पे आगे क्या होता है। अब बात करते हैं मित्रों यहाँ पे, तो अलाउद्दीन अपनी सेना भेजता है। इधर देखिएगा, जब दोनों के बीच में युद्ध होता है मित्रों, तो एक तरह अलाउद्दीन और एक तरह बात कर रहे हैं अपन हमीर देव। देखिए हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन मित्रों स्वयं नहीं आता है, और यहां पर हमीर है, उन्होंने अपने आसपास के बहुत सारे रणथंभौर के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को, यहाँ तक का मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी उन्होंने मित्र पराजित किया था, आबू के शासक को भी पराजित किया था, आसपास के जितने भी शासक उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसलिए एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वो यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ का नाम है कोटिजन्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ करते हैं मित्रों? कोटिजन्य यज्ञ। और इस कोटिजन्य यज्ञ का जो पंडित होता है, वो पंडित विश्वरूप होता है। कौन होता है मित्रों? विश्वरूप। आगामी क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका जो पुरोहित होता है वो कौन होता है? प्रश्न पूछ चुका मित्रों। तो कोटिजन्य यज्ञ का पुरोहित कौन होता है? पंडित विश्वरूप। इस यज्ञ को करने के बाद में हमीर ने एक व्रत धारण किया था, और वो मौन व्रत धारण किया था मित्रों। वो बोल नहीं सकते थे, यहाँ पर मौन व्रत धारण करके वो वहीं पर उनके दुर्ग के अंदर थे। तो इसलिए बात करें यहाँ पे, तो अलाउद्दीन ने अपने एक सेनापति जिसका नाम है नुसरत खां, जो नुसरत खां उसके दरबार में मित्रों वजीर के पद पर भी था, मतलब वजीर उस समय प्रधानमंत्री होता था। क्लियर? इसके बाद में एक व्यक्ति जिसका नाम है उलुग खां, और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है अलप खां। क्या नाम था मित्रों उसका? अलप खां। वैसे इसके 4 सेनापति थे मित्रों, परंतु राजस्थान का हम हमीर पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका मैं नाम नहीं लूंगा मित्रों। एक जफर खां करके था, जो इंडिया लेवल का जो अपन पढ़ेंगे उसमें इसको देखेंगे मित्रों। क्लियर? अभी हमारे यहाँ पे इन 3 व्यक्तियों को ही अपने यहाँ पे देखना, अलप खां, उलुग खां और नुसरत खां। इन तीनों को अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों युद्ध करने के लिए यहाँ पे भेजता है। हमीर की ओर से मित्रों उसके 2 विश्वास पात्र सेनापति थे, एक का नाम था भीम सिंह और एक था धर्म सिंह। ये दोनों मित्रों लड़ने जाते हैं, और यहाँ पर एक भयंकर युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। वैसे ही अलाउद्दीन का जो पुराना स्टाइल था मित्रों, उसी स्टाइल में जलालुद्दीन था। तो जलालुद्दीन का जो पुराना स्टाइल था कि किसी भी दुर्ग, बात करें कि उस समय क्या होता था कि किसी भी दुर्ग को जीतने से पहले, मतलब ये बात करें रणथंभौर, तो रणथंभौर के दुर्ग को जीतने से पहले इनको इसकी जो कुंजी थी, इसकी जो चाबी थी मित्रों, उसको जीतना जरूर था। तो इसकी जो रणथंभौर दुर्ग की चाबी है मित्रों,
वो एक दुर्ग जिसका नाम है जाइन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जाइन। मैंने आगामी सेशन में आपको बताया था कि जाइन के दुर्ग के ऊपर अटैक करते हैं मित्रों। कौन करते हैं? नुसरत खां, उल्गू खां और कौन करते हैं? अलग खां। तो यहाँ पर ये दोनों जाते हैं मित्रों, और यहाँ पर इस सेना को बात करते हैं कि बुरी तरह से ये दोनों पराजित करते हैं मित्रों। यहाँ पे ये दोनों के बीच में वर्सेस, दोनों के बीच में युद्ध होता है। अलाउद्दीन वर्सेस किसके बीच में होता है? हमीर के बीच। यहाँ पर मित्रों बात करें तो रणथंभौर और जाइन के बीच में यहाँ पर एक घाटी पड़ती है मित्रों, और उस घाटी का नाम है हिंदू वाट घाटी। क्या नाम है मित्रों? उस घाटी का नाम क्या है? हिंदू वाट घाटी। हिंदू वाट घाटी मित्रों, इस घाटी के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। और कब होता है? यह 1299 में एक युद्ध होता है मित्रों। अब देखिएगा, बात करें कि जब इस सेना को पराजित कर दिया था मित्रों, भीम सिंह और धर्म सिंह ने, दोनों ने इनकी सेना को पराजित कर दिया था। और इस सेना में ये जो नुसरत खां था वो लड़ता हुआ मित्रों मारा जाता है। जब सेना लेकर के वापिस आ रहे थे मित्रों, और उल अलग खां था, उसका एक ही काम था, इसको एक काम सौंपा था कि दोनों सामने ये दोनों लड़ेंगे, तेरे को कई पहाड़ियों में चुप रहना है। और जब या तो हारे या जीते, हारने के बाद में जो सेना, अगर जो अपन हार गए तो जो दुश्मन की सेना जा रही है उस सेना के जो पीछे की टुकड़ी हो उसके ऊपर अटैक करना, पीछे से जाके अटैक करना है, पीठ पीछे चोरा अपने का काम इसको सौंपा था। यहाँ पे किसको सौंपा था मित्रों? अलग खां को। देखिएगा, तो अलग खां क्या करता है कि हमीर की आती हुई सेना में आगे कौन होता है? धर्म सिंह, और पीछे कौन होता है? भीम सिंह मित्रों। तो इस भीम सिंह के ऊपर घात लगा करके पहाड़ियों में से अटैक कर देता है। कौन अटैक कर देता है? अलग खां। तो यहाँ पर कौन वीरगति को प्राप्त होता है मित्रों? भीम सिंह। तो देखिएगा कि अलाउद्दीन और हमीर के एक प्रारंभिक युद्ध के अंदर, जिस युद्ध का नाम अगर तो बात करें अपन, तो इस युद्ध को हम हिंदू वाट घाटी का युद्ध भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? हिंदू वाट घाटी का युद्ध। किन किन के बीच में युद्ध हुआ था मित्रों? तो ये युद्ध आपके सामने पेश है यहाँ पे 1299 ईस्वी में। और 1299 ईस्वी में किन किन के बीच में होता है? तो किन किन के बीच में होता है? हमीर और अलाउद्दीन के बीच में होता है। और यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पे, तो हमीर का भीम सिंह और अलाउद्दीन का कौन सा, ये शॉर्ट टर्म बोले तो BN, मतलब नुसरत खान और भीम सिंह, ये दोनों क्या हो जाते हैं मित्रों? यहाँ पे ये मारा जाता है और ये वीरगति को प्राप्त होता है। क्लियर मित्रों? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। जब मित्रों नुसरत खां के मरने का समाचार जाता है अलाउद्दीन के पास में, तो अलाउद्दीन अपना आपा खो बैठता है मित्रों। और उसी समय वो स्वयं आकर के रणथंभौर को का पतन करने की कसम खा जाता है। कौन खा जाता है मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जैसे ये धर्म सिंह था मित्रों, वो वापिस जाता है अपनी रणथंभौर के अंदर सेना लेकर के, तो हमारे हमीर देव होते हैं वो भीम सिंह का सहायता न करने और युद्ध के अंदर मार देने का आरोप किसके ऊपर लगा देते हैं? धर्म सिंह के ऊपर। और इस प्रकार धर्म सिंह को सेनापति के पद से क्या कर देते हैं मित्रों? हटा दिया जाता है। और सेनापति के पद से हटा करके इस धर्म सिंह का एक भाई था जो अयोग्य था, जिसका नाम था भोज था, इस भोज को नया सेनापति बना देते। क्या करते हैं? ये सबसे बड़ी मित्रों हमारे हमीर देव की दूरदर्शिता की कमी थी और ये भूल थी। इसको हटा करके किसको बना दिया गया था? भोज को। अब उधर से अलाउद्दीन खिलजी मित्रों सेना लेके आ रहा है। यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, दिल्ली की सेना वहां से निकल रही है। और उस समय काफी अव्यवस्था हुई और भोज उस अव्यवस्था को संभाल नहीं पाता मित्रों। और ये इसकी अव्यवस्था को कौन देखता है? यहाँ पे हमीर। और तुरंत ही आनंद फान में मित्रों इस भोज को हटा दिया जाता है और वापस किसको बना दिया जाता है? किसको बना दिया जाता है? धर्म सिंह। अब धर्म सिंह के भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि भैया आपको एक बार कुर्सी पर हटा दिया फिर वापस क्यों बैठाया? अब धर्म सिंह के मन में था कि मैं किसी भी तरह से हमीर से बदला लूंगा। और भोज यहाँ से जैसे हटाया, अपना एक दूसरा भाई था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, इस पृथ्वी सिंह को लेकर के सीधा गाड़ी बैठ गया। कहाँ के लिए बैठ गया मित्रों? और कहाँ के लिए बैठेगा? इधर हाथ जा रहा, मतलब इधर क्या है कोने में हमारे हमेशा। अब पूरा इतिहास पढ़ा हुआ, कोने में क्या आएगा? दिल्ली आएगा मित्रों, है ना। इधर ट्रेन पकड़ ली उसने, कहां से? दिल्ली के लिए सीधा गया मित्रों। और यहाँ एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी, उसको पता था कोई न कोई बंदा आएगा वहां से, है ना। और भोज और पृथ्वी सिंह दोनों ने जाकर के बोला, इन हमीर के बारे में पूरी बातें उन्होंने बता दी। और वहां से इस अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के लिए और उकसाया मित्रों। और वो दोनों व्यक्ति वहां से युद्ध लड़ने के लिए इनके साथ में आते हैं। इनके खिलाफ आते हैं मित्रों हमीर। अब बात करें मित्रों,
इन्होंने अपना काम कर लिया। अब धर्म सिंह ने क्या किया मित्रों कि धर्म सिंह ने नए सेनापति बनाने की बात कही मित्रों। और इस धर्म सिंह के कहने पर दो व्यक्ति, एक का नाम है रणमल और एक का नाम है रतिपाल, इन दोनों को मित्रों नए सेनापति घोषित किया। और किसके कहने पर घोषित किया मित्रों? धर्म सिंह। क्योंकि अब हमीरदेव की भी मजबूरी है किसकी बात मानना, क्योंकि उधर से दुश्मन द्वार पे आगे खड़ा है और धर्म सिंह के बात मानना उनको अब मजबूरी बन गई है मित्रों। और रणमल और रतिपाल, इन दोनों को बात करें तो रणमल और रतिपाल दोनों को क्या बना दिया? नए सेनापति या दंडनायक बना दिया। क्लियर? देखिए आगे बात करें मित्रों तो उसी समय इस धर्म सिंह ने क्या किया कि जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया मित्रों, ताकि एक जनता के अंदर एक खराब मैसेज जाए और जनता के बीच में इस हमारे राजा हमीरदेव की जो एक इमेज है वो डाउन हो। इस कारण से इन्होंने इनकी प्रतिष्ठा को कम कर धूमिल करने के लिए धर्म सिंह ने क्या किया कि ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो जनता भी इनके खिलाफ हो जाती है हमीरदेव। इन सब का फायदा कौन उठाता है मित्रों? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी उठाता। देखिएगा अब क्या होता है। आगे बात करें अपन यहाँ पे तो आगे देखिए मित्रों, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे अलाउद्दीन मित्रों यहां से एक सेना लेके चला मित्रों, और यहां से चला और कहां पे आता है? रणथंबोर। रणथंबोर। और बात करें मित्रों, ये हमारा एक रणथंबोर का दुर्ग है। देखिएगा मित्रों, ये हमारा रणथंबोर का दुर्ग है मित्रों, मान लेना है इसको दुर्ग। और ये दुर्ग का दरवाजा है, और ये दरवाजा क्या कर दिया गया मित्रों? क्या कर दिया गया? बंद। और दुर्ग के चारों तरफ ऐसा बख्तरबंद दुर्ग है मित्रों कि बड़ी बड़ी चारों तरफ खाई है, और इस खाई के चारों तरफ एक बहुत बड़ा जंगल है मित्रों। बात करें अलाउद्दीन कहाँ आगे बैठा है? अभी बाहर अपने डेरा डाल करके यहाँ पर बैठा है। देखिएगा अब उसको कहाँ जाना है मित्रों? अंदर जाना है इस दुर्ग को जीतने के लिए। राजस्थान के दुर्गों की एक विशेषता मित्रों कि एक बार उसका गेट बंद हो गया तो दुनिया का कोई भी आक्रमणकारी आज तक कभी खुलवा नहीं पाया। अपने कोई न कोई विश्वासघाती नहीं मिला तब तक तो वो खोल ही नहीं पाया। जब यहाँ पर मित्रों अलाउद्दीन खिलजी पड़ा रहा, कई महीनों तक पड़ा रहा, और समय आ चुका था मित्रों, वर्षा ऋतु का समय आ गया। और वर्षा अब ये टेंट वेंट लेके आए थे तो वर्षा के ऋतु का समय आ गया मित्रों। वर्षा ऋतु का समय आ गया और ये जो खाद्यान्न लेके जो खाना पीना था मित्रों वो भी उनके पास में क्या हो रहा था? धीरे धीरे कम होता जा रहा। परंतु रणथंबोर दुर्ग के ऊपर किसी प्रकार की इन्होंने बहुत प्रयत्न किए, आग गोले फेंके, सुरंगें बनाई, खाया भर दी, परंतु वो बाज मतलब किसी भी तरह से रणथंबोर दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। बात करें मित्रों यहाँ पे, और उसी समय यहाँ पर दिल्ली के अंदर अवध, दिल्ली, इस जगह पर उनके जो सूबेदार थे उन्होंने अलग अलग जगह पे विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को वापस कहाँ जाना था मित्रों? दिल्ली जाना। उस समय अलाउद्दीन ने कहा मित्रों, अलाउद्दीन इससे पहले भी एक संधि वार्ता करने के लिए क्या था, जब अहिर हिंदूवाड़ घाटी का युद्ध होता है मित्रों, उस समय वो बोलता है कि मैं हमीर से दोस्ती करना चाहता हूं, परंतु मुझे एक काम कीजिए कि 4 लाख मोहरे, 4 हाथी और हमीर की पुत्री अगर जो बादशाह सुल्तान को दे दी जाए तो मैं उससे समझौता कर लेता हूँ। ये किसने कहा था मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। परंतु जब ये बात पहुंचती है हमीर के पास में तो हमीर कहता है कि मैं सुल्तान को मेरी तलवार से उतने घाव दे सकता हूं जितनी उसने मोहरों की मांग की है मित्रों। मतलब हमीर किसी प्रकार का समझौता करने के तैयार नहीं होता। और अंत यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का आना पड़ता है मित्रों रणथंबोर। आगे देखिएगा मित्रों, बात करते हैं यहाँ पे कि संधि वार्ता करने के लिए यहाँ पर जब कितने महीनों तक पड़ा रहा, अलाउद्दीन परेशान हो रहा था, तो उस समय क्या होता है कि वो कहता है चलो अपन दोस्ती कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि संधि वार्ता करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम है रतिपाल। कौन, किसको भेजा जाता है? रतिपाल। और रतिपाल किसके पास में जा रहा है मित्रों? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से संधि वार्ता करने के लिए जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया मित्रों। अलाउद्दीन ने कहा कि भैया तेरे को कितना पगार देता है, हमीर के पास में कितना मिलता है तेरे को? वो इसने बोला कि यार 10, 15, 20 हजार रुपया खाना पीना सब करके मिल जाता है। उसने कहा कि कब तक तू नौकरी करेगा? कभी तेरे जी में नहीं होता कि मैं शासक बनूं यार, रणथंबोर की कुर्सी पे मैं बैठूं? अब ये कहता है होता तो बहुत है पर क्या करे, अब
चल मैं बनाता तेरे को, तो एक काम कर, मेरी सहायता कर, कल सुबह दुर्ग को जीत लेते हैं और कुर्सी पर तेरे को बिठा देता हूँ। किसको कहता है? रतिपाल। अब इतना में रतिपाल कहता है कि यार रुको एक आदमी और दूसरा हमारा, उसको फोन करके पूछता हूँ। देखें, वो तुरंत फोन करता है, फोन निकाल करके किसको घुमाता है मतलब? घंटी रणमल को। और रणमल को पूछता है बड़ा ऑफर है, क्या करना है? रणथंभौर की कुर्सी अपने को मिलने वाली है, परंतु सहयोग करना पड़ेगा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा कि मंजूर है, कर लेंगे अपन, तो डील पक्की करो। तो रतिपाल और रणमल दोनों ने मित्रों मिलकर के इस अलाउद्दीन की ओर हो गए और हमारे वीर अमीरदेव से उन्होंने क्या कर दिया मित्रों? विश्वासघात किया। देखिए, अब इन्होंने बताया उनको कि उन्होंने कहा भाई ऐसा विश्वासघात किया मित्रों। किसने किया? विश्वासघाती कौन थे? रणथंभौर दुर्ग के दोनों को विश्वासघाती कौन थे? रतिपाल और रणमल। देखिएगा, अब इन्होंने क्या कहा कि इनको बोला कि काम कीजिएगा कि दुर्ग के अंदर जितनी भी जनता रहती है वो सब हिंदू है और वहां पर पानी का एकमात्र स्रोत है। दो ही काम हो सकते हैं, वैसे अंदर भी खाना पीने की तो कमी पड़ गई है और पानी के बिना तो कोई रह नहीं पाएगा, तो एक मात्र उपाय है कि इस पानी को दूषित कर लिया जाए। और हमारे एक जगह पे, इस रणथंभौर की एक जगह है, उस वहां से हम हमारे जो सेना है वो थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। तो मित्रों ये इस प्रकार का विश्वासघात किया। यहाँ पे पानी का कुंड को प्रभावित कर दिया गया, जहां पर गोमांस डाल दिया गया और फिर जनता दौड़ी दौड़ी गई मित्रों हमारे किसके पास में जाती है? आमिर के पास में। अब हमारे पास में एकमात्र विकल्प बचा है, या तो दुर्ग के अंदर भूखे मरना है या बाहर दुश्मन के सामने लड़के मरना है, पर मरना हमको है। तो यहाँ पे बात करते हैं मित्रों आमिर, तो रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण मित्रों यहाँ पर इस दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं मित्रों। अंदर खाद्यान्न और पानी की कमी के कारण, दूषित पानी के कारण दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और यहाँ पर मित्रों राजस्थान का प्रथम शाखा होता है मित्रों, राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा बोलू या इसी को मित्रों में बात करूं कि रणथंभौर का शाखा। कौन सा शाखा है मित्रों? रणथंभौर का शाखा। क्लियर? इससे पहले राजस्थान को शाखा मित्रों नहीं होता। देखिएगा कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब होता है, तो ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी में होता है। कब होता है मित्रों? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। शाखा में क्या होता है मित्रों कि शाखा में एक तरह होता है केसरिया और एक तरह होता है मित्रों जौहर होता है। क्या होता है मित्रों? जौहर। देखिएगा, एक तरह केसरिया और एक तरह क्या होता है? जौहर। देखिए यहां पर क्या होता है मित्रों कि आमिर ने मित्रों केसरिया पगड़ी धारण करके किसके सामने लड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और जितनी भी रानियां थी उन्होंने इन सब रानियों ने मित्रों आग में कूद करके अपने पति के जाने से पूर्व ही सब अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था मित्रों, जितनी भी महिला थी उतनी। अब देखिएगा बात को, ये क्या होता है, मैं पूरी बात आपको समझाता हूं कि जब बाहर दुश्मन आता था मित्रों, तो इन सुल्तानों का और इन जो सल्तनत के शासक थे उनका एक ही उद्देश्य था कि जो भी यहाँ पर मिले आदमियों को मार दो, बच्चों को मार दो, और जो औरतें हैं उनको उठा करके ले जाओ, जो लड़कियां हैं औरतें हैं उनको, और उनके साथ में उनको वहां पर दिल्ली के हरम में ले जाने का कार्य करते। इस कारण से क्या होता है मित्रों यहाँ पे कि सबसे पहले जो महिला थी मित्रों उन्होंने रानी रंग देवी के नेतृत्व में सबने पहले जौहर किया, और इसके बाद में जो राजा थे, जो शासक था हमारे हमीरदेव चौहान, वीर हमीरदेव चौहान थे, उनके नेतृत्व में केसरिया पगड़ी धारण करके जितने भी जो राजपूत योद्धा थे मित्रों वो बाहर निकले और इनसे लड़ते लड़ते क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हुए। जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ में होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता था मित्रों? शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा। अगर जो केसरिया हो और जौहर नहीं होता है उसको अर्ध शाखा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? अर्ध शाखा। ये भी राजस्थान में एक जगह हुआ, उसकी भी अपन बात यहाँ पे करते हैं। बात करते हैं मित्रों यहाँ पे जब ये रानियां जब जौहर कर रही थी मित्रों, जब सुबह सुबह ये घटना हुई कि भाई अब 5 बजे लोगों को पता पड़ गया कि भाई हमारे यहाँ पे जो पानी है इसको दूषित कर दिया है, तो अब पानी कैसे पिए हम? क्योंकि पानी के अंदर तो गाय का खून मिला दिया गया था मित्रों। तो उस समय ही इनको पता पड़ गया था कि अब हमारे पास एक ही विकल्प है और वो दुश्मन के सामने लड़ना है।
तो हमारे 12 मित्रों हमीर के पास में 8,000 सेना थी और अलाउद्दीन खिलजी मित्रों 1,00,000 सेना लेकर के आया था। इन सबको पता था कि हमको जाना है, हमको मरना ही है आगे। पर उस समय रानियों को मित्रों जोर करना था, टाइम होता जा रहा था, हमें रुके हुए थे। तो और उस समय हमीर की एक बेटी थी जिसका नाम था मित्रों देवलदे। क्या नाम था मित्रों? देवलदे। ये देवलदे थी मित्रों। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कन्या जो विवाह के योग्य होती थी, जिसको मित्रों क्या नहीं करवाया जाता था? जोहर नहीं करवाया जाता। उसको किसी भी दृष्टि से, किसी भी रास्ते से अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य या मामा है, नाना, कहीं भी भेज दिया जाता था बुआ के घर पे, ताकि बाद में जाकर के वो पूरा परिवार खत्म होने के बाद में वो उसकी विवाह करवा सके। तो मित्रों क्या होता है कि देवलदे के लिए ये पूरा युद्ध था वो रुका हुआ था, हमीर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो इसलिए क्या क्या अपने देवलदे क्या करते हैं मित्रों कि अपने महल के पीछे जाकर के एक तालाब होता है, जिस तालाब का नाम है पदमला तालाब। कौन सा तालाब है? पदमला तालाब। इस पदमला तालाब में कूद करके आत्महत्या कर देते, डूब जाती है मित्रों इसमें, डूब करके और आत्महत्या कर लेती है। और इसके बाद में मित्रों यहाँ पर ये पूरा युद्ध शुरू होता है, जोहर होता है और क्या होता है? केसरिया होता है। अब सुनिएगा मित्रों, यहाँ पे बात करें कि जल जोहर के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रश्न पूछता हमको कि राजस्थान में कहां पर जल जोहर हुआ था। तो हमको प्रश्न कितनी बार पूछा है, तो जल जोहर हमको यहाँ पे रणथंभौर को ही टिक करेंगे, परंतु जल जोहर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि देवलदे ने तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पदमला तालाब में कूद करके अपने जान दे दी थी मित्रों, कि अपने पिता को वो देख नहीं पा रही कि एक पिता इतना बड़ा आदमी जो अपनी बेटी के लिए रुका हुआ है मित्रों। तो उसके पिता की स्थिति को देख करके उन्होंने ये किया था। क्योंकि आज तक हम देखते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं कभी, तो जोहर की ज्वालाएं उठ रही थी, यूं पढ़ते मित्रों, जोहर की लहरें बह रही थी, ऐसा अपन नहीं पढ़ते कभी। क्योंकि जोहर तो हमेशा अग्नि से ही होता है, जल से नहीं होता है मित्रों। क्योंकि सब रानियों ने यहाँ पर रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर किया था, परंतु जल जोहर केवल हमारे किसने किया था मित्रों? यहाँ पे देवलदे ने किया था। क्लियर? तो जल जोहर का साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं मित्रों? रणथंभौर। क्लियर? इतनी बात मित्रों आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिएगा मित्रों, आगे बात करें, यहां पर बात करें मित्रों, तो जैसे ही ये युद्ध यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लेता है मित्रों? रणथंभौर पे। देखिएगा, जब रणथंभौर पर अधिकार करता है मित्रों, तो रणथंभौर अब किसको देगा? अब दो व्यक्ति सुबह उठ के दौड़ दौड़ इसके पास जाते हैं, जिसका नाम क्या है? रणमल और रतिपाल। और आप सबको पता है मित्रों कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जैसे ही दुर्ग जीतता है, उसको दो चीजें हाथ लगती है मित्रों, क्योंकि वो आया किसके लिए था? वो किन के लिए आया था मित्रों? यहाँ पे मंगोलों के लिए आया था। उसने कहा कि रुको, अब मैं देखता हूं तुमको। और यहां से कौन मिलता है उनको? मोहम्मद शाह मिलता। कौन मिलता है मित्रों? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह मंगोलों का कौन था मित्रों? सेनापति। मोहम्मद शाह, केहब्रू, केचर और वेचर कितने आदमी थे? 4 थे। अभी तक 2 का प्रश्न आया है, मोहम्मद शाह और केहब्रू का। 2 का नहीं आया, उनका भी नाम आपको मैं दिखा दूंगा। तो जब रणमल और रतिपाल गए भाई अब हमको चाबियां दे दो, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम्हारे जो मालिक था, जिसका तुमने नमक खाया था, उसके तुम दोनों नहीं हो पाए, तुम गद्दार हो दोनों, तुम मेरे कैसे हो जाओ? इन दोनों को तुरंत यहाँ पर क्या कर दिया मित्रों? मार दिया गया, मतलब मौत के घाट उतार दिए गए। इनको, इन दोनों को किए की सजा उनको तुरंत वहीं पर दे दी गई। और बात करें जो शरण को आया हुआ था, कौन था मित्रों? मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह को पकड़ा और मोहम्मद शाह की जो इसको पकड़ के इसको बोला कि मोहम्मद शाह क्या करो अब तेरा बता, अब तेरी अंतिम इच्छा क्या? क्योंकि मोहम्मद शाह को भी पता था अब मुझे मरना ही है। तो मोहम्मद शाह को बोला कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने कि तेरा क्या करो, अगर जो तुझे मैं जिंदा छोड़ दूं तो क्या करेगा? नहीं बोला, किसको बोला? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने बोला मैं 2 काम करूंगा। उन्होंने कहा पहला बोल। उसने बोला पहले तो अगर तो मेरा हाथ छोड़ दिया जाए तो मैं तेरा सबसे पहले कत्ल कर दूंगा। अलाउद्दीन हंसा। अलाउद्दीन के हंसने का बहुत मतलब हर बात पे हंसता था। उसने कहा कि ये तो नामुमकिन है। आगे वाला बोल। उसने कहा अगर जो कोई
तेरा कत्ल करने के बाद में हमीर की कोई संतान होगी तो उसको मैं आगामी रणथंभौर का क्या बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा और राजगद्दी पर बैठाऊंगा। कौन कहता है मित्रों? मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, अरे मूर्ख, तेरे को तो खुश होना चाहिए कि यार आज हमने किसको जीता है? रणथंभौर को जीता है। और रणथंभौर यहाँ का जो राजा था मित्रों, ये तो एक तरह का कुफ्र का गढ़ था। इसका गढ़ था। कुफ्र का मतलब हिंदू, बात करें अपने यहाँ पे, कुफ्र की बात करूं मित्रों मैं यहाँ पे, देखिएगा, कुफ्र की बात करें तो कुफ्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी। और धर्म विरोधी मतलब काफिर। कि जो रणथंभौर का राजा था वो तो कौन था मित्रों? कौन कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि मोहम्मद शाह को कि रणथंभौर का राजा था वो कौन सा तेरा सगा था? वो तो काफिर था, धर्म विरोधी था। और तेरे को तो खुशी होनी चाहिए कि आज ये कुफ्र का गढ़ किसका घर हो गया है? इस्लाम का घर हो गया। तो मोहम्मद शाह कहता है कि मैं ये कोई धर्म वर्म नहीं जानता हूं, इस हमीर का पूरा परिवार का एक बच्चा बच्चा हमारी शरण के लिए मर गया है। अगर तो वो चाहता तो तू हमको लेने आया था, उस समय वो दुर्ग की ऊपर से 4 दीवार से हमको फेंक देता और वो इस पूरी घटना से, पूरे साका से, पूरे केसरिया से वो बच सकता था। परंतु उसने अपनी हिंदू संस्कृति का परिचय निभाते हुए अपने पूरा परिवार का बच्चा बच्चा कटवा दिया, पर हमारी जान की उसने क्या की है? रक्षा की। अब अलाउद्दीन तो पहले से सड़केला था। अलाउद्दीन बोला फेंक दो रे इसको, मारो इसको। तो सामने हाथी था मित्रों, उस हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया गया और कुचलवा कर किसकी हत्या कर देते हैं मित्रों? यहाँ पे मोहम्मद शाह को मार देते। क्लियर? मतलब किन किन का काम? रणमल रत्तीपाल को मार दिया और यहाँ पर मोहम्मद शाह को भी क्या कर दिया मित्रों? इसको भी मार दिया। आगे बढ़े, आगे देखिएगा मित्रों, इतनी चीजें हमने देख ली। हमारा कितनी बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि हमीर के द्वारा किन किन मंगोल को शरण दी गई। तो बात करें मित्रों कि नंबर 1 मोहम्मद शाह, नंबर 3 2 केहबरू, 3 केचर और रेचर। अभी तक मित्रों इन दोनों का प्रश्न आया है मंगोल शरणार्थी। देखिएगा, बात करता हूं मैं हमीर की मित्रों। हमीर के बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन। एक कहावत है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, छड़े न दूजी बार। ये कहावत किसके लिए है? तो किसके लिए? हमारे वीर हमीर देव के लिए। सिंह गमन सतपुरुष वचन, त्रिया सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूसरी बार। इसका अर्थ समझना कि सिंह गमन, शेर एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है दूसरी बार उस रास्ते से नहीं गुजरता वापस। मतलब शेर का जो शिकार करना जाता है मित्रों, तो वापस उस रास्ते से नहीं आता कि कहीं मैं सीधा सीधा आया था तो इधर उधर कहीं आजू बाजू में कहीं किसी प्रकार को शिकार रह गया होगा। इस शेर को मित्रों पंचानन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पंचानन। मतलब हम 5 आंखें 5 मुंह कहते हैं इसकी। क्यों? क्योंकि ये 5 तरफ देखता है मित्रों। इधर अपन चलते तो या तो इधर देखते, इधर देखते, इधर देखते, पर ये इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, इधर और ऊपर भी देख लेता है। ऊपर भी कोई पेड़ पे कोई शिकार हो वो भी शेर देख लेता है। ऐसी तुलना हमारे किसके लिए की गई है? हमीर के लिए। कि शेर है
वो जिस रास्ते से जाता है वो एक ही बार जाता है। इसलिए हम कहते हैं यार कि कोई किसी भी चीज का सिंहावलोकन किया गया, मतलब ऐसा अवलोकन किया गया कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। क्लियर मित्रों? तो सिंह गमन सतपुरुष वचन, जो सतपुरुष वचन होता है उसने एक बार बोल दिया है तो वो अपने स्टेटमेंट पर अड़िग रहता है, बार बार अपने स्टेटमेंट नहीं बदलता है। आगे, कदली फले एक बार, केले का फल होता है मित्रों, तो केले का पौधा होता है उसके ऊपर एक ही बार फल लगते हैं, दूसरी बार कभी फल नहीं लगते मित्रों। क्लियर? त्रिया तेल, एक कन्या होती है उसके जीवन में एक ही बार तेल चढ़ता है, दूसरी बार अगर जो कोई शादी करवा दे तो मित्रों तेल वेल नहीं चढ़ाते। आज भी हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर शादी कर सकते हैं पर दूसरी बार तेल नहीं चढ़ता, शरीर पे एक ही बार तेल लगता है, त्रिया तेल। और उसी तरह जिस तरह शेर एक बार जाता है, सत्पुरुष वचन होता है, जो सज्जन पुरुष होता है वो अपने वचन पर अड़िग होता है, केले पर एक ही बार फल लगता है, और जो कन्या होती है इसको एक ही बार तेल चढ़ता है। उसी प्रकार हमीर ने एक बार हट कर दी तो दूसरी बार वो कभी मानता नहीं मित्रों, चाहे उसका प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ऐसा व्यक्ति था, कौन था मित्रों? हमीर था। इनके बारे में ये उक्त पंक्ति कही गई। क्लियर? आगे आगे बढ़ो मित्रों। ये रहे मंगोलों के शरणार्थी मोहम्मद शाह, केहब्रू और ये दो व्यक्ति और। क्लियर? आगे देखते हैं मित्रों अपन यहाँ पे आगे बात करूं मैं। अब बात करें मित्रों कि जब अलाउद्दीन यहां से आया, अलाउद्दीन, तो जब अलाउद्दीन आता है मित्रों तो उसके साथ में कोई लेखक को लेके आता होगा यार, क्योंकि इतना सारा लिखेगा, बहुत सारे लेखक रहते हैं, पर हमको ये जानकारी कहाँ मिलती है? इतनी सारी हमारे हमीर महाकाव्य मिलती है, हमको हमीर हट में मिलती है, पर तो ऐसा कौन सा शख्स है जो व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी की ओर से लिखने वाला था? तो बात करें मित्रों कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था इसका? अमीर खुसरो। यहां से बहुत बार हमको प्रश्न पूछा मित्रों कि अमीर खुसरो नाम का जो आदमी था, इसने इस साके का, कौन सा साका मित्रों? रणथंभौर साके का आंखों देखा वर्णन किया मित्रों, आंखों देखा वर्णन किया। तो सर कहां पर किया? वो पुस्तक वगैरह लिखी होगी? हाँ जी मित्रों, बिल्कुल। इसने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है खजाउद्दीन उल फतेह। इसका ही दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। तारीख का अर्थ होता है मित्रों इतिहास। क्या होता है? इतिहास। और अलाई का अर्थ होता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का इतिहास। किसने लिखी मित्रों? अमीर खुसरो। क्लियर? खजाउद्दीन उल फतेह नाम की पुस्तक के अंदर हमको कौन से साके का वर्णन मिलता है? रणथंभौर के साके। आगे मित्रों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों इस रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था, उस समय इस व्यक्ति ने मित्रों एक स्टेटमेंट दिया था। वो कथन हमको परीक्षा में पूछता है। कौन सा कथन? कि उसने कहा था कि आज कुफ्र का अर्थ था धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा था ये कथन? किसने कहा था मित्रों? अमीर खुसरो ने। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। एक तो ये कथन मित्रों। दूसरी बात सुनना, जब अलाउद्दीन खिलजी है वो डेरा डाल करके बाहर पड़ा था मित्रों, अंदर रसद सामग्री की बहुत कमी पड़ गई थी मित्रों। अंदर दुर्ग के अंदर इतने हाल खराब हो गए थे कि ये इस पुस्तक के अंदर वर्णन करता है अमीर खुसरो कि एक सोने के दाने के बदले भी एक चावल या अनाज का दाना नसीब नहीं होता था। ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है मित्रों? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। कहने वाला कौन है? अमीर खुसरो। नंबर 2 कि एक सोने के दाने के बदले भी अनाज का दाना
नसीब नहीं होता था। किस दुर्ग के बारे में नसीब नहीं होता था? किस दुर्ग के बारे में कहा गया था मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। कौन कहता है? ये रहा, कौन कहता है मित्रों? और आगे बात करूं मित्रों में, तो अमीर खुसरो ने ये जो ग्रंथ लिखा है मित्रों, वो कौन सी भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में। तो बात करें तो फारसी भाषा में प्रथम साके का वर्णन, प्रथम साके का वर्णन, यानी फारसी भाषा में प्रथम किसी साके का वर्णन मिलता है, वो कौन सी पुस्तक में मिलता है मित्रों? तो कौन सी पुस्तक मिलता है? खजाउद्दीन उल फतह। फारसी भाषा का वह ग्रंथ जो प्रथम बार साके का वर्णन करता है, वो कौन सा ग्रंथ है मित्रों? खजाउद्दीन उल फतह, अमीर खुसरो, और इसका ही नाम है, क्या नाम है? तारीख अलई, जो आंखों देखा क्या करता है मित्रों? राजस्थान का बात करें अपन यहाँ पे, प्रथम राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर का साका है, 1301 ईस्वी में होता है मित्रों, और यह अलाउद्दीन खिलजी के अटैक पर होता है। केसरिया कौन करता है? हमारे वीर हमीरदेव चौहान करते हैं, और जौहर मित्रों हमारी रानी रंगदेवी करती है, और जल जौहर का जो उदाहरण है वो कौन करते हैं मित्रों? पेश कौन करता है? देवल। क्लियर? आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कि आपको तमाम घटनाएं समझ में आई होगी। अब एक बहुत एक प्रश्न आपके दिमाग में कभी आता होगा, हालांकि अब टॉपिक से संबंधित नहीं है मित्रों, कि राजस्थान का प्रथम शाखा है वो मित्रों हमारे रणथंभौर में होता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि भारत का प्रथम शाखा कहाँ पर होता है मित्रों? तो स्पेशल नोट के रूप में इसको लिखना है, जो हमारे टॉपिक से हटके है मित्रों, कि भारत का प्रथम शाखा, भारत का प्रथम शाखा की बात करूं मित्रों, तो भारत का प्रथम शाखा मित्रों कहां पर होता है? सिंध में होता है। कहां पर होता है? सिंध में। और सिंध में बात करें यहाँ पे कि केसरिया कौन करता है मित्रों? तो केसरिया की मैं बात करो तो राजा एक ब्राह्मण शासक था जिसका नाम था दाहिर, शासक दाहिर करता है, और उनकी जो बात करें तो जौहर है वो उनकी पत्नी होती है रानी बाई, वो करते हैं। क्लियर? यहाँ पर कब होता है? तो ये 712 ईस्वी में होता है। और अटैक कौन करता है मित्रों? आक्रमण कौन करता है? तो आक्रमण यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम करता है। कौन करता है मित्रों? मोहम्मद बिन कासिम ये अटैक करता है। तो भारत का पहला शाखा कौन सा है? तो भारत का पहला शाखा सिंध का, जहां पर केसरिया राजा दाहिर जो ब्राह्मण था मित्रों, है ना। और यहाँ पर बात करें तो केसरिया जौहर कौन करती है मित्रों? रानी बाई करती है। जो आक्रमणकारी कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोटा मोटा रूप में इसको याद कर लेना मित्रों, देख लेना थोड़ा सा। क्लियर? चलो, ये मित्रों हमने पूरी युद्ध के बारे में बात की कि हम कहा गया मित्रों कि हमीर ने, हमारा जो वीर हमीर है उसने मित्रों 17 युद्ध लड़े थे, और 17 युद्ध लड़े थे जिसमें कितने जीते थे मित्रों? तो 16 युद्ध जीते थे। यूं कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? हमीर को कहते हैं। किसको कहते हैं अपन? हमीर को। क्लियर? आगे बात करें मित्रों, ये तो पूरी युद्ध की बात होगी हमारे। अब बात करते हैं मित्रों अपन यहाँ पे हमीर की, और हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करते हैं मित्रों। सांस्कृतिक उपलब्धियां, जितना युद्धों के अंदर निपुण था मित्रों, उतना संस्कृति के अंदर भी वो निपुण था मित्रों। देखिएगा, बात करें अपन यहाँ पे कि इनके दरबारी विद्वान की बात करूं मैं, विद्वान की बात करूं मित्रों, तो यहाँ पर उनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था राघव देव। और ये जो राघव देव थे मित्रों, ये इनके क्या थे? गुरु थे। और एक थे विजयादित्य। क्या नाम था मित्रों? विजयादित्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो दरबारी रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? इन हमारे नंबर 1 और 2 इनके दरबार में रहते थे, हमीर के दरबार में रहते थे। आगे बात करूं मित्रों मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें मित्रों अपन, तो वह पुस्तकें जिनके अंदर हमको किसका वर्णन मिलता है? पुस्तकें जिसमें किसका वर्णन मिलता है हमको? हमीर देव का वर्णन मिलता है। हमीर देव का वर्णन। और यहाँ से हमारे आरपीएससी, आरएस
सब में मित्रों एक एक प्रश्न हमको पूछता है, जो हमारे साहित्य का भाग है मित्रों, है ना। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एक तो उनके दरबार में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नयनचंद सूरी। क्या नाम है? नयनचंद सूरी, नयनचंद सूरी। इसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है चंद्रशेखर। इनके बाद ऊपर पुस्तक लिखते हैं। एक जोधराज, सारंगदेव, सारंग सारंगधर है मित्रों, है ना। सारंगदेव नहीं है, कौन है? सारंगधर। इसके बाद बात करूं मैं, एक है अमृत कैलाश। इसके बाद एक है भांडु व्यास। कौन है मित्रों? भांडु व्यास। देखिएगा ये व्यक्ति है, ये कौन कौन सी पुस्तकें लिखते हैं मित्रों, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। देखिएगा नयनचंद सूरी है मित्रों, वो पुस्तक लिखते थे, जिनका नाम है हमीर महाकाव्य। क्या लिखते हैं मित्रों? हमीर महाकाव्य। देखिएगा चंद्रशेखर ये लिखते हैं मित्रों हमीर हट। देखिएगा ये जो चंद्रशेखर है मित्रों, वो हाडा वंश के राजाओं के दरबारी कवि है। कौन सा वंश के है? हाडा वंश के। इन्होंने एक जो सुरजन हाडा के दरबार में रहते थे, इसलिए इन्होंने सुरजन चरित्र नाम की क्या लिखी थी? उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, सुरजन चरित्र। और हमीर हट दोनों किसकी है मित्रों? चंद्रशेखर की। ध्यान रखना, प्रश्न आएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा बात करें अपन यहाँ पे 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिएगा मित्रों यहाँ पे बात करूं तो जोधराज और ये हैं, इन्होंने मित्रों दोनों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी थी। तो दोनों का पुस्तकों का नाम एक है, जो क्या नाम है मित्रों? हमीर रासो। अमृत कैलाश ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हमीर बंधन। कौन सी पुस्तक लिखी थी मित्रों? हमीर बंधन। और भांडु व्यास ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हमीर रायण। कौन सी लिखी थी मित्रों? हमीर रायण। देखिएगा ध्यान से देखना मित्रों, है ना। आगे इधर देखना मित्रों, अब सुनना। सर हम इसको याद कैसे करें? परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है कि यहाँ पर इनके सामने ऐसे मिलाने के लिए, हमको एलिमिनेट करने के लिए सुमेलित कीजिए करके प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न आता है, 4 सामने आते हैं, उनके सामने 4 मिलाने आते हैं। या ऐसा प्रश्न पूछता है निम्न से कौन सा असंगत है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। देखना कैसे याद करते, 2-3 को पकड़ लेंगे तो आंसर निकल जाएगा मित्रों। देखो अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है महाकाव्य। पीछे से पकड़ना, महाकाव्य कैसा काव्य है? कैसा काव्य मित्रों? बड़ा काव्य, महाकाव्य, महान काव्य। महाकाव्य को, बड़े काव्य को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? आंखों की। और आंखों को क्या कहते हैं? नयन। क्या कहते हैं? नयन। मतलब नयनचंद सूरी ने क्या लिखा था? क्या लिखा था? महाकाव्य। आगे हमीर भूल जाना, हमीर को भूल जाओ, पीछे क्या लिखना है? हमीर के पीछे महाकाव्य लिखा, आगे कौन आएगा? नयन। क्योंकि महाकाव्य को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? आंखों की। अब देखो आपने हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ा होगा मित्रों, जिसमें एक व्यक्ति था जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने दुश्मन की गोली से नहीं मरे थे मित्रों, इतने अपने हट के, जिस तरह हमीर हट की तरह थे वो भी। उन्होंने खुद अपने हाथ से गोली मार करके वो खुद मित्रों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते। इसलिए बात करें कि जब हमीर में हट की बात आ जाए तो लिखने वाला भी कौन आ जाएगा? सामने आदमी कौन सा आएगा? चंद्रशेखर आएगा। क्लियर? आगे आगे बात करें अपन यहाँ पे, हमको 2 लोगों का बंधन कराना है, और बंधन में आपके जितने नाम है उसमें 2-2 नाम खाली एक में है। बंधन किसका करेंगे? अमृत का बंधन किसके साथ में करेंगे? कैलाश के साथ में। तो देखिएगा कि यहाँ पे बात करें तो ये देखो अमृत कैलाश, अमृत कैलाश का क्या करा रहे हैं? बंधन। तो हमीर बंधन का लेखक कौन होगा? कौन होगा मित्रों? अमृत कैलाश। बस इतना कर लिया तो 4 ऑप्शन में 3 को ढूंढ लिया, तो एक तो ऑटोमेटिक जो बचेगा वो तो उसको उत्तर रहेगा मित्रों। तो हमीर रायण, हमीर रायण होगा, वो क्या होगा? भांडुवास होगा। भांडुवास और हमीर रासो का जोधराज और सारंग दोनों है मित्रों, दोनों ने अलग अलग लिखे थे। अब सुनिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं मित्रों कि एक ऐसा प्रश्न आता है और हमको ऐसा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा हमीर देव से के बारे में वर्णन नहीं करता है। और जब ऑप्शन में आता है मित्रों तो सब के सामने आगे हमीर हमीर नाम आता है, सब जितने भी इसमें हमीर आता है। ऐसा एक हमारा हमीर है
हमीर नाम का ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। कौन सा ग्रंथ है मित्रों? हमीर मद मर्दन। देखिएगा, हमीर मद और मर्दन, ये जो हमीर मद मर्दन नाम का ग्रंथ है मित्रों, उसका नाम भले हमीर है परंतु वो किसका नहीं है? हमीर देव का वर्णन नहीं करता। कैसे नहीं करता? देखिएगा, लास्ट तक बने रहना मित्रों, पूरी चीजें आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिएगा, हमीर मद मर्दन। देखिएगा, ये जो हमीर मद मर्दन है ग्रंथ मित्रों, इसका जो लेखक है उसका नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है मित्रों? जय सिंह सूरी। देखिएगा, कौन है मित्रों जय सिंह सूरी? ये जो जय सिंह सूरी है मित्रों, यह व्यक्ति है, वो हमारे जो एक स्थान है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात का एक शासक है जिसका नाम है वीर धवल, और गुजरात का वीर धवल है वो कौन से वंश का सर? तो कौन सा वंश का है? बघेल वंश का शासक है। और इस बघेल वंश के शासक का दो कृपापात्र जो दो मंत्री हैं, इसके दो मंत्री हैं, एक का नाम है वास्तुपाल और एक का नाम है वास्तुपाल और एक का नाम है तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल दोनों का क्या है मित्रों? यह कृपा पात्र। और कृपा पात्र का अर्थ होता है कि तनख्वाह किनसे ले रहा है? वीर धवल जो गुजरात का बघेल वंश शासक है, जिसके दो मंत्री हैं, वास्तुपाल और तेजपाल, उनका कृपा पात्र है। कौन है मित्रों? जय सिंह सूरी। और जय सिंह सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हमीर मद मर्दन। तो सर फिर इसका नाम हमीर क्यों पड़ा? अब सुनिए, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? राजस्थान में कहां पढ़ेंगे? बात करते हैं मित्रों अपन यहाँ पे कि हमारे ये राजस्थान है मित्रों, और इस राजस्थान में यहाँ पर इसको मान लेना मित्रों, अच्छा नहीं बनाना आएगा मेरे को। यहाँ पे बात करें, एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है मेवाड़। देखिएगा, मेवाड़ का हमारा एक शासक था जिसका नाम था जैत्र सिंह। क्या नाम था मित्रों? जैत्र सिंह। और उसके समकालीन यहाँ दिल्ली में एक शासक है जिसका नाम है गुलाम वंश का, जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है मित्रों? इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश ने यहाँ मेवाड़ में अटैक किया था तो बुरी तरह से इस इल्तुतमिश को जैत्र सिंह ने पराजित किया था। तो बाद में इल्तुतमिश था मित्रों, वो हमारे आहड़ को नष्ट करके भाग गया। जब जाता जाता जो अंगूर खट्टे होते हैं तो मित्रों कुछ खाने नहीं मिला तो उसने पूरा बाग ही उजाड़ दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो देखिएगा मित्रों कि जब ये तुर्क मुसलमान है मित्रों, विदेशी जो विदेश से आए हुए थे तुर्क मुसलमान, वो उनमें क्या होता है कि जो बड़ा आदमी था वो रसूखदार आदमी है, पैसे वाला आदमी है। उस पैसे वाला आदमी को मित्रों, जिसके पास में शौन शागत है, उसको अमीर कहते थे। क्या कहते थे मित्रों? अमीर। तो यहाँ पर जो दिल्ली का राजा है, बड़ा है, जो जिसको भी पैसे वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अमीर। तो यहां से ये हमीर शब्द आया है। यहाँ पर हमीर, जो यहाँ पर इस ग्रंथ के अंदर जो हमीर है वो यहाँ से आया। तो यहाँ पर जो लेखक है जय सिंह सूरी, वो यहाँ पर हमीर मद मर्दन में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश की बात करता है। और इसमें कहता है कि मद का अर्थ होता है घमंड, घमंड, और मर्दन का अर्थ होता है तोड़ना। तो हमको हमारे जय सिंह सूरी कहता है कि जो एक अमीर आया था, और अमीर कहां से आया था? दिल्ली से आया था, घमंडी अमीर था, उसका घमंड किसने तोड़ा था? ये कह रहा है। किसने तोड़ा था? जैत्र सिंह ने। तो बात करें कि जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में इतिहास में युद्ध पढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है भूताला का युद्ध। तो भूताला युद्ध की जानकारी हमको कहां पर मिलती है? तो किसमें मिलती है मित्रों? हमीर मद मर्दन में, ना कि उस हमीर से जिसका संबंध है मित्रों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमीर मद मर्दन का लेखक जय सिंह सूरी है। कितनी बार परीक्षा में आ चुका है? ये गुजरात के शासक वीर धवल का मंत्रियों का कृपा पात्र है। और उसने एक तो हमीर मद मर्दन भी लिखा है, और उसने एक ग्रंथ लिखा है अपने मंत्री वास्तुपाल के ऊपर, जिसका नाम था वास्तुपाल प्रशस्ति। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वास्तुपाल प्रशस्ति। ये दोनों ग्रंथ लिखने वाला कौन है मित्रों? तो कौन है? ये हमारे जय सिंह सूरी है। क्लियर? उम्मीद करता हूं मित्रों इतनी बात आपको सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और लास्ट में बात करूं मित्रों कि हमारा जो हमीर था वो युद्धों के अंदर जितना निपुण था मित्रों, उतने उतने सांस्कृतिक कार्यों के अंदर भी निपुण था, और एक अच्छा लेखक भी था मित्रों। तो और अपनी शरणागत जो लोग आते थे उनकी रक्षा करने के लिए हिंदू संस्कृति का एक आदर्श का पालन करने वाला मित्रों व्यक्ति था। तो उनकी बात करें कि आगे मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे जो हमीर है मित्रों, जो हमीर है उन्होंने खुद ने एक ग्रंथ लिखा था। हमीर देव ने, हमारे वीर हमीर देव है, जिन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था, खुद की एक पुस्तक लिखी थी मित्रों। इनकी खुद की पुस्तक है जो कभी परीक्षा पूछेगा, हालांकि पूछी भी है, जिसका नाम है
श्रृंगार हार। श्रृंगार हार पुस्तक किसकी है मित्रों? तो हमारे हमीरदेव चौहान की है। और इनके बाद में मित्रों बात करें तो रणथंभौर, इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रणथंभौर चौहान शाखा समाप्त हो जाती है मित्रों। चौहान शाखा का क्या हो जाता है मित्रों? अंत हो जाता है। क्लियर? इस अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या कर देता है? इसका अंत कर देता है। जीतने के बाद में मित्रों उधर रणमल रतिपाल को नहीं दिया, मोहम्मद शाह को मार दिया इसने, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो बात करें कि जीतने के बाद में इस रणथंभौर की बात करें तो इस रणथंभौर को अपने जो सेनापति होता है जिसका नाम था उलुग खां, उसको यहाँ का क्या नियुक्त करता है मित्रों? प्रशासक नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है मित्रों? प्रशासक। क्लियर? और आगे बात करें और बात करूं मित्रों तो हमीरदेव, मैंने अभी बोला है मित्रों कि जितने युद्धों के अंदर निपुण थे उतने सांस्कृतिक कार्यों के अंदर भी एक बहुत बड़े विद्वान थे मित्रों। तो बात करें अपने पिता जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह की बात करूं तो पिता जेत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया था मित्रों? 32 वर्ष। तो पिता की 32 वर्ष शासन की याद में एक वो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाते हैं मित्रों। कितनी खंभों की छतरी बनाते हैं? 32 खंभों की। देखिएगा मित्रों, ये जो छतरी है उस छतरी का काम चल ही रहा था और ये शाखा हो गया मित्रों। इसलिए ये छतरी अभी पूरी नहीं हुई है मित्रों, है ना। और इसलिए इसको राजस्थान की अधूरी छतरी भी कहते हैं। इसको कौन सी छतरी कहा जाता है मित्रों? अधूरी छतरी भी इनको कहा जाता है। और बात करें मित्रों अपने यहाँ पे कि जेत्र सिंह की बात करें अपने यहाँ पे, तो इन्होंने ये जो 32 खंभों की अपने पिता का के 32 वर्षों के शासन के रूप में इसका निर्माण करता है, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। कौन सी छतरी कहा जाता है मित्रों? न्याय की छतरी भी इसको कहा जाता है। मैं साथ में फोटो लेकर भी आया हूं मित्रों, आपको भी बता देता हूं साथ साथ में। देखिएगा मित्रों, ये पूरी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। देखिएगा वापिस बात करें अपन यहाँ पे तो देखिएगा मित्रों 32 खंभों की छतरी यहां पर हम देखने वाले अभी। ये रही मित्रों, देखिएगा 32 खंभों की छतरी, ये रही हमारे राजस्थान की 32 खंभों की छतरी। ये रही मित्रों, देखो 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? अरे यार, देखो राजस्थान की ये 32 खंभों की छतरी है। तो कहां पर स्थित मित्रों? रणथंभौर। थैंक यू सो मच। आगे पार्ट 3 के रूप में आएंगे मित्रों। बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाया गया है। एक बार उम्मीद करता हूँ आप सब देखेंगे और नए वीडियो के साथ में, सेशन के साथ में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।